आइए देखिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं बेटा MT2, है ना। देखो बेटा यहाँ पर क्या कह रखा है, पहले क्वेश्चन में पॉइंट चार्ज Q 100 माइक्रोकूलम इज लोकेटेड इन द XY प्लेन एट द पोजीशन वेक्टर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। तो बेटा एक पोजीशन वेक्टर है जहां पर बेटा चार्ज पार्टिकल लोकेटेड है, और दूसरा एक और पोजीशन वेक्टर है गुंजन जहां पर हमको फील्ड निकालनी है, ठीक है। तो बेटा हम कैसे करेंगे आइए देखते हैं। बेटा यहां पर है क्या, जैसे मान लो ये r0 एक पोजीशन वेक्टर है जहां पर चार्ज लोकेटेड है ना, और एक और पोजीशन वेक्टर है जिसका नाम आप कह लीजिए r वेक्टर है जहां पर आपको फील्ड निकालनी है। तो सबसे पहले तो बेटा आपको ये वेक्टर निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है ये तो आपको मालूम चलना ही चाहिए। मान लो कैपिटल R वेक्टर है, तो r0 वेक्टर प्लस r वेक्टर बराबर r वेक्टर, r0 वेक्टर प्लस r वेक्टर बराबर r वेक्टर। यहां से r वेक्टर आपके पास आ जाएगा, है ना, और r वेक्टर आ गया तो r वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो डिस्टेंस हो जाएगा, और फील्ड का खाली मैग्नीट्यूड ही तो बताना है। अरे हाँ ना तो बोलो दोस्तों, तो k क्यू बाय आर स्क्वायर। अब बेटा r वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो आप बड़े आराम से ले ही लोगे यार, कह दो आगे यार, क्या कर पाएंगे मैं करूं। वैसे अगर r वेक्टर बताऊं तो आएगा कि r माइनस आर नॉट से ये निकल के आ रहा है 6i कैप, बेटा कोई मदद नहीं करेगा, 6i कैप माइनस 8j कैप माइनस, तो इसका मैग्नीट्यूड दोस्त है 10। क्या मैग्नीट्यूड है इसका 10, तो 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू क्यू, क्यू कितना दे रखा है बेटा 100 माइक्रोकूलम, है ना, 100 इंटू 10 की पावर माइनस 6 अपॉन 10 स्क्वायर जो कि 100 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 3, दैट इज 9000, है ना, 9 किलोवोल्ट पर मीटर, ठीक है। हालांकि मेरे को लग रहा है सारे क्वेश्चन पूरा कंप्लीटली सॉल्व करने की जरूरत तो नहीं है ना, फटाफट से आगे बढ़ते हैं, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अगर अच्छा बेटा एक बात याद दिलाओ, जब एक वो होता था क्या बोलते हैं क्यूब, और क्यूब के हर एक कॉर्नर पे चार्ज है, क्यूब के हर एक कॉर्नर पे अगर एक चार्ज है तो बेटा ये जो चार्ज है इसके कारण 3 फेस पे फ्लक्स नहीं आता था, याद आ रही है बात। और जिस फेस से आएगा, जैसे मान लो कि ये वाले फेस से आएगा, कितना आता था हर एक फेस से बेटा, जिससे आता था Q बाय 24 एप्सिलॉन नॉट, Q बाय, क्या बात याद आ गई। कॉर्नर वाला चार्ज कितने रूम में फ्लक्स भेजता, 8, तो Q बाय 8 एप्सिलॉन नॉट इस रूम में, और A पे A स्क्वायर एरिया, A पे A स्क्वायर एरिया, A पे A स्क्वायर एरिया। तो बेटा अब ये A पे A स्क्वायर एरिया है दोस्त इधर A पे A स्क्वायर एरिया है, हर एक A पे A स्क्वायर एरिया। तो बेटा इसका मतलब क्या होगा बेटा, जो टोटल फ्लक्स आएगा Q बाय 8 एप्सिलॉन नॉट, वो 3 फेस से पास करेगा, तो एक फेस से कितना है Q बाय 24 एप्सिलॉन नॉट। तो आप ऐसे भी कह सकते थे अगर हर एक फेस पे है तो इन चारों की वजह से तो बेटा मतलब फ्लक्स आएगा, जैसे मान लो सामने वाले फेस पे, और मान लो कि अगर इस फेस की बात करो, सपोज करो ये शेडेड वाले, तो इन 4 की वजह से तो होगा नहीं, इन 4 की वजह से होगा इससे फ्लक्स, और एक से Q बाय 24 एप्सिलॉन नॉट, तो 4 से Q बाय 24 एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 दैट इज Q बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। या आप ये कह सकते हो अगर हर एक कॉर्नर पे चार्ज है, हर एक कॉर्नर पे चार्ज है, तो हर एक के कारण इस कमरे में जो फ्लक्स आएगा वो Q बाय 8 एप्सिलॉन नॉट, तो 8 के कारण Q बाय एप्सिलॉन नॉट। अब सिमेट्रिक कंडीशन हो गई, तो Q बाय एप्सिलॉन नॉट टोटल फ्लक्स है, तो एक फेस से कितना है Q बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। कह दो आ गया समझ में यार, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत ही आसान बात है। चलिए बढ़ेंगे इसी के साथ आगे। यहां पर कह रहे हैं वर्क डन इन कैरिंग अ चार्ज Q वंस अराउंड अ सर्कल ऑफ रेडियस A विद चार्ज Q एट इट्स सेंटर। बेटा एक बात बताइए, अगर चार्ज Q सेंटर पे हो, आप स्मॉल q को अगर ऐसे लेके जा रहे हो, तो क्या कोई पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही है, तो आपको पोटेंशियल एनर्जी कितनी बढ़ानी है, 0 बढ़ानी, तो आपको वर्क कितना करना पड़ेगा, 0। बेटा हालांकि अगर ये वर्क कहेंगे तो ये गलत बात है, मिनिमम वर्क कहें तो मेरे को कहना चाहिए 0, क्योंकि वर्क तो मैं कर ही सकता हूं, काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज कर सकता हूं, या तो ये बोले विद कांस्टेंट स्पीड, या तो इनको मेंशन करना चाहिए कांस्टेंट स्पीड, पर मैं समझ जाता हूं गरीबी है, हाँ, और ऐसी गरीबी नीट के एक्चुअल पेपर में भी होती है ना। तो बेटा हमको इसके लिए मतलब रेडी रहना होगा, है ना। कह रहे हैं पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी v नॉट j कैप एंड इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट j कैप। बेटा वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन, दैट इज फोर्स और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में है। अगर फोर्स और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में है तो यहां पर मैं बिल्कुल श्योरिटी से ये कह सकता हूं, अगर फोर्स और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में है तो बेटा वेलोसिटी जो होगी वो बढ़ जाएगी। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो ही फोर्स सॉरी सेम डायरेक्शन में, और पॉजिटिवली चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज है तो वेलोसिटी और फोर्स सेम डायरेक्शन में होगा यहाँ पे, क्योंकि बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में थे, और इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स आता है अगर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स आता है अगर चार्ज नेगेटिव होता है। तो अगर सेम डायरेक्शन में तो स्ट्रेट लाइन, हालांकि अपोजिट डायरेक्शन में भी आएगा तो भी क्या मोशन आता है, स्ट्रेट लाइन। पत्थर को ऊपर फेंक दो तो भी स्ट्रेट लाइन पाथ आती है, और नीचे फेंको तो भी स्ट्रेट लाइन आती है, ड्रॉप कर दो तो भी स्ट्रेट लाइन आती है ना। तो बेटा यहां पर बेटा जो मोशन आएगा वो कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन मोशन। कैसा मोशन आएगा, 1D,
नेक्स्ट, इसके बाद बेटा प्यारे बच्चों ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, यहां पर बेटा बस आपको एक ही कॉन्सेप्ट यूज करना था, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड होता है डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। मैं अभी घर से आया 4 परोठे खा के 400 जूल एनर्जी लेके आऊं, एक परोठे में 100 जूल एनर्जी, आपको पढ़ाने में खर्च हो जाएगी 250 जूल। कितनी खर्च हो जाएगी? तो 150 जूल मेरे पास बचेगी। तो मैंने वर्क कितना किया पढ़ाने में? जितना मेरी पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीज होता वर्क के, दैट इज 250 जूल। कह दो आगे समझ में, मतलब 400 लेके आया था, 150 बची, जो डिक्रीज हुई उतना वर्क किया, बोलो आया हाँ कि ना। अब बेटा जो थीटा पे बेटा पोटेंशियल होता है, जो थीटा पे पोटेंशियल तो केपी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर, क्या होता है बेटा बोलो? तो केपी कॉस 45 बाय आर स्क्वायर, और इधर जो बेटा पोटेंशियल आएगा इस 45 डिग्री एंगल पे, इधर से 45 तो इधर से 180 माइनस 45। ये बात सोच सकते हैं या नहीं सोच पाएंगे? मैं नीचे से भी एक्चुअली एंगल बना सकता था, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये केपी कॉस 45 बाय आर स्क्वायर यहां पे आएगा, और यहां पे आएगा केपी कॉस 180 माइनस 45 बाय आर स्क्वायर। दैट इज एक जगह पॉजिटिव और दूसरी जगह प्यारे बच्चों नेगेटिव आएगा। एक जगह पॉजिटिव और दूसरी जगह प्यारे बच्चों क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? तो बेटा मैं बस आपको ये कहना चाह रहा हूं, यहां पे पोटेंशियल जो आएगा अगर उसका मैग्नीट्यूड v है तो ये डिस्टेंस हो गया डबल, तो यहां पे हो जाएगा v/4 और यहां आएगा पॉजिटिव और यहां आएगा नेगेटिव। और अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं तो इनटू चार्ज ये हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी। अब जो सॉरी यहां पॉजिटिव आना था और यहां नेगेटिव, केपी कॉस 45 बाय आर स्क्वायर कल कराया था, याद है? अच्छा अपने को समझ में आ गई अभी बात? तो केपी कॉस 45 बाय आर स्क्वायर यहां का पोटेंशियल, यहां पे केपी कॉस 180 माइनस 45 दैट इज माइनस केपी कॉस 45 बाय आर स्क्वायर, डिस्टेंस डबल हो गया। तो बेटा पोटेंशियल क्या हो गया? 1/4 हो गया, पोटेंशियल 1/4 हो गया है ना, इनटू चार्ज पोटेंशियल एनर्जी। तो बेटा पोटेंशियल एनर्जी में जो डिक्रीज आया क्यूवी माइनस क्यूवी बाय 4 माइनस माइनस क्यूवी बाय 4 हो जाएगा 5/4 क्यूवी। 5/4 क्यूवी वी आप निकाल लेंगे मेरे हिसाब से बहुत ही आराम से, ठीक है, केपी कॉस 45 बाय आर स्क्वायर से, ठीक है। नेक्स्ट बेटा इस क्वेश्चन में क्या कह रखे हैं? बेटा इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यहां पर क्यू चार्ज है, इस हॉलो स्फीयर पे चार्ज क्यू है, अंदर वाले को अर्थ कर दिया है ना, इस पे चार्ज क्यू है, इसका रेडियस 2a है, इसका रेडियस a है। अब बताइए इस पे पोटेंशियल कितना आएगा? प्यारे बच्चों मैं बस आपको इतना ही कहना चाह रहा हूं, इसके कारण जो इसकी सरफेस पे पोटेंशियल आएगा वो वही होगा जो इसके कारण उसकी सरफेस पे आएगा। और इस पे मान लो चार्ज स्मॉल क्यू है तो इसके कारण खुद में पोटेंशियल आएगा kq/a, और टोटल पोटेंशियल होगा 0 क्योंकि अर्थ है, दैट इज टोटल पोटेंशियल 0 कर देंगे, वहां से स्मॉल क्यू की वैल्यू हो जाएगी माइनस ऑफ कैपिटल Q/2, माइनस ऑफ कैपिटल Q/2। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं एक कैपेसिटर है, पहले हमने उसको चार्ज किया, फिर हमने बैटरी को उखेड़ के पूर्णिमा ठाकुर फेंक दिया है ना। अब बेटा उसकी बैटरी को हमने फेंक दिया, अब बेटा वो बचा खाली और खाली एक कैपेसिटर है ना, ठुल्ला सा कैपेसिटर है, सर्किट कंप्लीट नहीं है, चार्ज चेंज हो नहीं सकता। अब उसमें डाइलेक्ट्रिक हल्के से स्लिप किया, बेटा डाइलेक्ट्रिक अगर उसके अंदर डालेंगे तो बेटा क्या होगा? जो बेटा Q/A एप्सिलॉन नॉट फील्ड थी वो Q/Ka एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी, फील्ड E/K हो जाएगी। अगर फील्ड कम हो गई रूबी राठौर, फील्ड कम हो गई तो बेटा अगर फील्ड कम हो गई तो E इंटू डी से पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, फील्ड कम हो जाएगी, पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाएगा। अब बेटा अगर मेरे को एनर्जी बोलनी हुई तो हाफ CV स्क्वायर बोलना ज्यादा अच्छा है, हाफ Q स्क्वायर बाय C से बोलना ज्यादा अच्छा है? हाफ Q स्क्वायर बाय C से बोलना ज्यादा अच्छा गधे, क्योंकि बेटा वहां पर अब कनेक्टेड नहीं है वो बैटरी से कनेक्टेड नहीं है तो चार्ज कांस्टेंट रहेगा। इस बोर्ड पे बहुत अच्छे से दोनों केसेस लिख के बताए थे, बैटरी कनेक्टेड है तो हाफ CV स्क्वायर से लिखो, बैटरी डिस्कनेक्टेड है तो हाफ Q स्क्वायर बाय C से लिखो। C हो जाएगा प्यारे बच्चों K टाइम्स, C क्या हो जाएगा? K टाइम्स हो जाएगा C। अगर C K टाइम्स हो जाएगा तो बेटा मैं कह सकता हूं कि जो एनर्जी है वो 1/K टाइम्स हो जाएगी, वो जो एनर्जी है वो 1/K टाइम्स हो जाएगी। मेरी बात सुन ले बहुत ध्यान से, बस मैं आपको इतना समझाना चाह रहा हूं टेंजेंट पुत्र कि जो C है वो K टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि C से Ka एप्सिलॉन नॉट, A एप्सिलॉन नॉट बाय D से Ka एप्सिलॉन नॉट बाय D हो जाएगा। C जो है वो K टाइम्स हो जाएगा, एनर्जी है वो 1/K टाइम्स हो जाएगी, पोटेंशियल डिफरेंस Q/C से Q/Kc हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस V/K हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड Q/Ka एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी, क्योंकि चार्ज कांस्टेंट है पर चार्ज वही का वही रहेगा। तो बेटा पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एनर्जी विल डिक्रीज बट चार्ज विल रिमेन कांस्टेंट, व्हिच इज ऑप्शन C, ठीक है। थर्ड, अगर मान लो ये कहते वही बैटरी कनेक्टेड है और अब हमने डाइलेक्ट्रिक को डाला, बेटा बैटरी कनेक्टेड जब नहीं है, जब बैटरी कनेक्टेड नहीं है, बोले जब बैटरी कनेक्टेड नहीं है, जब बैटरी कनेक्टेड नहीं है तो चार्ज कैपेसिटर के अंदर फील्ड क्या होती है जब डाइलेक्ट्रिक नहीं होता? Q/A एप्सिलॉन नॉट, बाद में क्या हो जाएगी? Q/Ka एप्सिलॉन नॉट। क्या मैं ये कह सकता हूं कि फील्ड कम हो जाएगी? यस। क्या मैं कह सकता हूं फील्ड कम हो जाएगी? यस, है ना, फील्ड जो है वो कम हो जाएगी, फील्ड जो है वो
कम हो जाएगी, फील्ड कम हो जाएगी, तो E इंटू डी से पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाएगा, तो मैं ये कह सकता हूं कि जो हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी जो एनर्जी वो भी क्या हो जाएगी, कम। हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी से क्यों बोलेंगे, क्योंकि चार्ज यहां पे बेटा कांस्टेंट है। यही अगर बैटरी कनेक्टेड होती, अगर बैटरी कनेक्टेड होती दोस्त, यार या तो अपनी बॉटल लेके या अपने पास रखे, क्लास में डिस्टर्बेंस बिल्कुल क्रिएट ना करें, है ना बेटा। अगर बैटरी कनेक्टेड नहीं, कोई नहीं देगा बॉटल, है ना। अगर बैटरी कनेक्टेड नहीं है तो बेटा चार्ज कांस्टेंट है, और जब बैटरी कनेक्टेड है तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस जो कैपेसिटर है वो कांस्टेंट है। अब पोटेंशियल डिफरेंस अगर बेटा कांस्टेंट है, प्लीज मेरी बात सुनेंगे बहुत ध्यान से, अगर पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है तो E इंटू डी होता है पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी वही की वही है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी। तो बेटा अब अगर बैटरी कनेक्टेड है और अगर आपने डाइलेक्ट्रिक डाल भी दिया तो पोटेंशियल डिफरेंस वही रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस वही रहेगा तो फील्ड वही रहेगी, फील्ड वही है, पोटेंशियल डिफरेंस वही, पर एनर्जी हाफ सी वी स्क्वायर, वी वही है, हाफ सी वी स्क्वायर, सी के टाइम्स हो गया तो एनर्जी के टाइम्स हो जाएगी, एनर्जी के टाइम्स हो जाएगी, और चार्ज सीवी होता है, सी के टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी से के एप्सिलॉन नॉट बाय डी से। तो बेटा इसका मतलब चार्ज भी क्या हो जाएगा, के टाइम्स, चार्ज के टाइम्स एनर्जी के टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड वही, पोटेंशियल डिफरेंस वही, अगर बैटरी कनेक्टेड है। क्या बात समझ में आ गई? ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ना बेटा, मैं समझा पाए? अच्छा, मैं ये मतलब मैं 3-4 बार ये बात बोल चुका हूं क्लास में, अगर आपको मालूम हो एफएसटीज में, है ना। मैं एक बार फिर से लिख दूं क्या बोर्ड पे, समझ में आ गई? आ गई। मैं कल पूछूंगा आपसे क्लास में, है ना। कह रहे हैं बैटरी ने सप्लाई करी है 12 मिली जूल एनर्जी, बैटरी ने सप्लाई करी है 12 मिली जूल एनर्जी, है ना। कैपेसिटर को हमने चार्ज करने के लिए लगाया बैटरी से, तो बेटा पूछ रहे हैं कैपेसिटर में एनर्जी क्या आएगी, 6 मिली जूल, आधी आती थी बेटा। जो बैटरी वर्क करेगी, बैटरी क्या वर्क करेगी, क्यू इंटू वी, क्यू क्या होगा, सीवी, क्यू क्या होगा बेटा, क्यू डेल्टा वी होता है जो बैटरी वर्क करती है। मैं याद दिला दे रहा हूं प्यारे बच्चों आपको, जो बैटरी वर्क करती है वो क्यू वी होता है। चार्ज कितना फ्लो हुआ, सीवी, चार्ज हुआ फ्लो सीवी, तो वर्क डन बाय बैटरी कितना हुआ बेटा, क्यू वी से आ जाएगा सीवी स्क्वायर, है ना। और जो एनर्जी बढ़ गई वो हाफ सीवी स्क्वायर से बढ़ गई, तो बाकी हीट में चली गई, तो जितना बैटरी वर्क करती है उससे आधी उसके पास चली जाती है। अगर इनिशियली कैपेसिटर अनचार्ज हो उसको फुली चार्ज किया जाए, अगर इनिशियली कैपेसिटर अनचार्ज हो उसको फुली चार्ज किया जाए तो आधी एनर्जी हीट में जाती है, आधी कैपेसिटर के पास जाती है। बैटरी का आधा जो वर्क है वही केवल और केवल कैपेसिटर के पास जाता है। ये व्हीटस्टोन ब्रिज बना हुआ अगले क्वेश्चन में, ये व्हीटस्टोन ब्रिज बना हुआ अगले क्वेश्चन में। ए और बी 2 पॉइंट हैं, यहां सी और सी है इस तरीके से, यहां पर भी सी और सी है इस तरीके से। अब बीच में बेटा क्या समान है मेरे को उसको कोई मतलब नहीं, कितने कैपेसिटर लगे हो मेरे को उससे कोई मतलब नहीं, मैंने तो उसको हटा देना है, क्योंकि बेटा सी अपॉन सी इक्वल टू सी अपॉन सी। अब सी सी क्या हो जाएगा, सी बाई टू, सी सी क्या हो जाएगा, सी बाई टू, सी बाई टू, सी बाई टू क्या आ जाएगा, सी, क्या आ जाएगा आंसर, सी। अब बेटा देखो इसको ओरली देख सकते हैं, 1 एम्पियर करंट निकल रहा है, 2 एम्पियर करंट निकल रहा है, 2 एम्पियर करंट अगला आ रहा है, 3 एम्पियर आ रहा है, 4 एम्पियर आ रहा है, और एक और 2 एम्पियर आ रहा है। तो टोटल आ कितना है, 2 4 6 2 8 और 3 11 आ रहा है, और 3 जा रहा है, तो 8 नेट में आ रहा है। तो इसका मतलब 8 आई जो है 8 और निकलेगा, जो आई दिखा रखा है वो क्या होगा 8, और वो क्या होगा निकलेगा, वो क्या होगा निकलेगा, डायरेक्शन क्या हो जाएगा बाहर को, क्या हो जाएगा बाहर को। कह दो आगे समझ में यार, पूर्णिमा समझ में आ गया क्वेश्चन? बेटा यहां पर क्या हो रहा है, 1 एम्पियर, ध्यान से देखें, 1 एम्पियर निकल रहा है, 2 एम्पियर निकल रहा है, एक 2 एम्पियर आ रहा है, एक 3 एम्पियर आ रहा है, 4 एम्पियर आ रहा है, 2 एम्पियर आ रहा है। तो टोटल आ कितना रहा है, 2 3 5 4 9 9 2 11 आ रहा है, 3 जा रहा है, 8 आ रहा है, तो नेट में 8 और जाएगा। कह दो आ गया। नेक्स्ट इसके बाद किरचॉफ्स लॉ क्या है बेटा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ जो होता है, लूप लॉ जो होता है, या तो वो कह लो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, या वो कह दो कंजर्वेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इन क्लोज लूप को जीरो करते हैं, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इन क्लोज लूप को क्या कर देते हैं, जीरो कर देते हैं, है ना। अब आ गए हम क्वेश्चन नंबर 12 पे, है ना। दोस्त एक जन आओ मदद करने। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 12 प्यारे बच्चों क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं ये 2 रजिस्टर हैं, मान लो R1 R2 है ना, और हमने अगर इसका जो सीरीज है बेटा, इसका अगर थर्मल कोफिशिएंट अल्फा 1 है, अल्फा 2 है, इसका मान लो अल्फा इक्विवेलेंट है, तो अल्फा इक्विवेलेंट बेटा कैसे लिखा जाएगा, मेरी बात सुने, R इक्विवेलेंट होता है R1 प्लस R2,
क्या होता है आर इक्विवेलेंट R1 प्लस R2। तो आर इक्विवेलेंट जब टेम्परेचर बढ़ा दूंगा डेल्टा थीटा से तो क्या हो जाएगा 1 प्लस एल्फा डेल्टा थीटा। आर इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस एल्फा डेल्टा थीटा मालूम है, एल्फा इक्विवेलेंट डेल्टा टी, R1 1 प्लस एल्फा 1 डेल्टा टी, कोई मदद नहीं कर रहा है, R2 1 प्लस एल्फा 2 डेल्टा टी। यहां से बहुत शानदार तरीके से इसको मिटोया। अब आर इक्विवेलेंट हो जाएगा 2R नॉट, क्या हो जाएगा 2R नॉट 1 प्लस एल्फा इक्विवेलेंट डेल्टा टी। R1 हो जाएगा R नॉट 1 प्लस एल्फा 1 डेल्टा टी। R2 हो जाएगा R नॉट 1 प्लस एल्फा 2 डेल्टा टी। R नॉट को काटो, R नॉट को काटो, 2 1 1 ये भी 2 ये भी काटो, तो 2 एल्फा इक्विवेलेंट डेल्टा टी, ये आ गया एल्फा 1 प्लस एल्फा 2 डेल्टा टी। यहां से डेल्टा टी को काटो तो एल्फा इक्विवेलेंट क्या आ जा रहा है प्यारे बच्चों, एल्फा 1 प्लस एल्फा 2/2। कोई दिक्कत की बात नहीं है, कह दो समझ में आ गया। ऐसे ही आप पैरेलल के लिए भी कर सकते हैं। आइए मैं फिर से कर देता हूं पैरेलल के लिए भी, है ना। आर को लिखते हैं आर नॉट 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी, आर इक्विवेलेंट को लिखेंगे आर इक्विवेलेंट की इनिशियल वैल्यू इनटू 1 प्लस एल्फा इक्विवेलेंट डेल्टा टी और एल्फा इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, वहां हो सकता है वैल्यूज चेंज होकर आ जाए, वहां कहते हैं इसकी वैल्यू आर नॉट और इसकी 2R नॉट है, तो यहां पे आर नॉट लिखते हैं, यहां पे 2R नॉट लिखते हैं और यहां पे 3R नॉट लिखते हैं। फिर क्या कर पाएंगे, सेम क्वेश्चन आएगा तो पक्का कर पाएंगे, कोई खास बड़ी बात। अब अगर मान लो यही सीरीज में, अगर यही सीरीज के बदले पैरेलल में होते, है ना, अब अगर यही सीरीज के बदले पैरेलल में होते तो दिलीप उत्तर फिर कैसे करते, ये R1 है ये R2 है, 1/R इक्विवेलेंट आ जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2, 1/R इक्विवेलेंट आ जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2। वंशिका जो कन्या बैठी सब अंदर आके बैठ जाओ। हाँ हाँ, तो R 1/R इक्विवेलेंट आ जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2। 1/R इक्विवेलेंट क्या निकल के आ जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2। अब बेटा ये R इक्विवेलेंट क्या है, बहुत ध्यान से देखिए। अब जब टेम्परेचर डेल्टा थीटा से बढ़ा दूंगा तो यहां पे R इक्विवेलेंट के बदले क्या आ जाएगा, R इक्विवेलेंट 1 प्लस एल्फा इक्विवेलेंट डेल्टा टी, और R1 के बदले क्या आ जाएगा R1 1 प्लस एल्फा 1 डेल्टा टी। हाँ ना बोले, R2 के बदले अब क्या हो जाएगा R2 1 प्लस एल्फा 2 डेल्टा टी। ठीक है, तो ये आ गया, कहीं पर भी सेटल हो जाए बेटा, भाग के सेटल हो जाए, है ना, किसी के पास जिसका पेपर हो बस देख पाए। हाँ तो बेटा देखिए बात बहुत ध्यान समझ लीजिए, है ना, मतलब आपका मेंस बाकी है ना तीनों का। हाँ तो बेटा देखो, अगर सीरीज में होते हैं ना, अगर मान लो सीरीज में है अगर दो रेजिस्टेंस, तो अगर जो इक्विवेलेंट आएगा उसका थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होगा, अगर मान लो दो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस R1 R2 अगर उनके अल्फा 1 अल्फा 2 है, तो बेटा R इक्विवेलेंट हो जाएगा R1 प्लस R2। R इक्विवेलेंट को लिखेंगे R इक्विवेलेंट इंटू 1 प्लस एल्फा इक्विवेलेंट डेल्टा टी। जब टेम्परेचर को बढ़ा देंगे R1 क्या हो जाएगा, R1 से R1 1 प्लस एल्फा 1 डेल्टा टी हो जाएगा, R2 से क्या हो जाएगा, R2 से हो जाएगा R2 1 प्लस एल्फा 2 डेल्टा टी। अब यहां से आप R इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। क्वेश्चन में था R1 R2 की दोनों की वैल्यू R नॉट थी, तो R इक्विवेलेंट हो जाएगा 2R नॉट और वो R नॉट कर जाएगा, एल्फा इक्विवेलेंट आ गया अल्फा 1 प्लस एल्फा 2/2। क्या समझ में आ गया, बिल्कुल आ गया। ठीक है, अब यहां पर बेटा क्या है, यहां पर बेटा दो पैरेलल में है R1 R2, बेटा अगर दो पैरेलल में है तो फिर क्या होगा 1/R इक्विवेलेंट हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2, R इक्विवेलेंट बन जाएगा R इक्विवेलेंट 1 प्लस एल्फा इक्विवेलेंट डेल्टा टी, R1 बन जाएगा R1 1 प्लस एल्फा 1 डेल्टा टी, R2 बन जाएगा R2 1 प्लस एल्फा 2 डेल्टा टी। दोनों थे इनिशियली R नॉट, तो R नॉट का R इक्विवेलेंट हो जाएगा R नॉट/2, क्या हो जाएगा R नॉट/2, और 1 प्लस एक्स जब नीचे होता तो ऊपर जाके क्या बन जाता है 1 माइनस एक्स। क्यों, क्योंकि 1 प्लस एक्स की पावर -1 को 1 माइनस एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि अगर x बहुत छोटा होता है तो 1 प्लस एक्स की पावर n 1 प्लस एन एक्स होता है। तो ये क्या बन जाएगा 1 माइनस एल्फा इक्विवेलेंट डेल्टा टी, है ना। ये क्या हो जाएगा R नॉट, और यहां पर आ जाएगा 1 माइनस एल्फा 1 डेल्टा टी प्लस 1 माइनस एल्फा 2 डेल्टा टी अपॉन R नॉट आ जाएगा। R नॉट दोनों में वो कट जाएगा, यहां से भी अल्फा इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालेंगे तो अल्फा 1 प्लस अल्फा 2/2। हाँ डेफिनेटली अगर ये आप लोगों के पेपर में अगर अगली बार आएगा तो ऐसा हो सकता है ये R नॉट हो और ये R नॉट/2 हो, ये 2R नॉट हो, जो भी वैल्यू देगा वो यहां पे पुट कर दूंगा। लेकिन अगर ये R नॉट और ये 2R नॉट, तो इक्विवेलेंट आएगा 2R नॉट/3। बस वो यहां पर वैल्यूज चेंज हो जाएंगी, अल्फा इक्विवेलेंट अलग अलग आ जाएंगे, लेकिन करने का तरीका यही होगा, है ना। तो बेटा चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 में।
क्वेश्चन नंबर 13 में कह रखा है कि एमीटर की रीडिंग डबल हो जाती है जब हम स्विच को क्लोज करते हैं। एमीटर की रीडिंग डबल हो जाती है जब हम स्विच को क्लोज करते हैं। यहां पर बेटा ये बैटरी है ना, ये बैटरी है, ये रजिस्टर है ना, और यहां पर भी रजिस्टर और ये एमीटर है ना। अब बेटा एमीटर का रेजिस्टेंस पूछा है सच दैट जैसे ही स्विच क्लोज करते हैं तो रीडिंग डबल हो जाती है। बेटा देखो अगर मान लो ये 10 वोल्ट की बैटरी लेट से, तो इसके अक्रॉस यहां पर मान लो 0 वोल्ट है, तो यहां पे 10 वोल्ट है। बेटा जब ये स्विच ओपन है तो करंट ऐसे आ रहा है, 10 का पोटेंशियल डिफरेंस है, करंट ऐसे आ रहा है। जब ये स्विच क्लोज कर दी तो इसमें कोई करंट नहीं जाएगा, शॉर्ट सर्किटिंग हुई, अब इसमें करंट आ रहा है और करंट डबल हो जा रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस वही 10 है पर करंट डबल हो जा रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस वही है, करंट डबल हो गया तो रेजिस्टेंस हाफ हो गया। तो इसका मतलब है पहले जो होगा रेजिस्टेंस वो डबल होगा। इसका मतलब जितना इसका रेजिस्टेंस है उतना इन दोनों का मिला के, और दोनों का 1 1 दे रखा है, तो इनका 2 है और इसका भी 2 ओम हो गया। क्या दो आगे समझ में? मैं फिर से बता दे रहा हूं बेटा, अगर पहले जो रेजिस्टेंस है, मैं कह रहा हूं चलो मेरे को मालूम नहीं, अगर मान लो लिख के ही करना है, E अपॉन 2 प्लस आर ए, ये था पहले का करंट, और बाद में क्या हो जाएगा E बाय आर ए, और बाद में जो करंट है वो पहले का डबल है। यहां से बेटा आर ए की वैल्यू आप 2 निकाल लेंगे, लेकिन मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं पहले 2 प्लस आर ए था रेजिस्टेंस, पर अगर आप लिख के करना जानते हैं तो मैं कहूंगा ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर पेपर में ओरल वाला तरीका क्लिक नहीं हुआ तो एटलीस्ट हम कर पाए, है ना। तो बेटा E अपॉन 2 प्लस आर ए था पहले करंट, बाद में हो जाएगा जब हमने इसको कनेक्ट कर दी तो इसमें कुछ नहीं जाएगा, तो E अपॉन आर ए हो जाएगा करंट, और बाद का करंट पहले का डबल है। ये क्वेश्चन में दे रखा है, यहां से आर ए आ जाएगा 2। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहे हैं L1 L2 L3 तीन आइडेंटिकल लैंप्स हैं, है ना, और हमारा L3 जो बल्ब है वो फ्यूज हो गया, तो L1 L2 की ब्राइटनेस पे क्या फर्क पड़ेगा? बेटा ये आर है, ये आर है, ये आर है, पहले जब बैटरी कनेक्टेड थी, आर 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 बाई टू, आर बाई टू आर, 3 आर बाई टू, तो E अपॉन 3 आर बाई टू, ये करंट आएगा 2E बाई 3 आर, इसमें क्या आएगा E बाई 3 आर, इसमें क्या आएगा E बाई 3 आर। और जब हमने इसको, जब ये फ्यूज हो गया ये वाला, जब उसमें नहीं जा रहा तो आर आर क्या हो जाएगा 2R, तो अब करंट क्या जाएगा E बाई 2R। अब बेटा दोनों में E बाई 2R, दैट इज इसमें करंट जो था E बाई 3R से E बाई 2R हो गया, डिनोमिनेटर कम, वैल्यू बढ़ गई। इसमें जो ब्राइटनेस है वो बढ़ जाएगी, लेकिन इसमें E 0.5 हो गया, पहले 0.66 था, तो इसमें करंट कम हो गया, इसकी ब्राइटनेस कम हो गई और इसकी ब्राइटनेस बढ़ गई। क्या दो आगे समझ? बस यार यही तो देखना बड़ा कौन है। ये 2/3 की वैल्यू थी 0.666, ये तो आप पहचानते 2/3 पॉइंट MR है ना। चलो बात एक ही है ना, दोनों एक जैसे ही हैं। हाँ बेटा, प्रोटॉन मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी पासेस थ्रू अ रीजन ऑफ स्पेस विदाउट चेंज इन इट्स वेलोसिटी। कह रहे हैं विदाउट चेंज इन वेलोसिटी जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड का रीजन है ना, कुछ भी कंडीशन हो सकती है। कह रहे बताओ कौन सी पॉसिबल नहीं है? बेटा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड पहला ऑप्शन दोनों जीरो है तो पॉसिबल है ही। क्यों? क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो है, मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो है, बेटा चार्ज पार्टिकल पे फोर्स आता है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण या मैग्नेटिक फील्ड के कारण। अगर दोनों फील्ड जीरो हैं तो इसका मतलब है चार्ज पार्टिकल पे कोई फोर्स नहीं आएगा, और अगर चार्ज पार्टिकल पे कोई फोर्स नहीं आएगा तो यहां पर मैं बिल्कुल श्योरिटी से कह सकता हूं फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन होगा जीरो। मुक्की भाई खड़े जाओ। बेटा मैं बस आपको यह कहना चाह रहा हूं, प्लीज मेरी बात सुनते रहेंगे बहुत ध्यान से। अगर चार्ज पार्टिकल पे फोर्स जो आना है या तो वो QE हो सकता है या वो QV क्रॉस भी हो सकता है। बेटा या तो फोर्स होता है QE या क्या होता है QV क्रॉस भी। E और B दोनों जीरो है, फोर्स जीरो है, फोर्स जीरो है, इसका मतलब क्या है? एक्सेलरेशन जीरो, वेलोसिटी विल रिमेन कांस्टेंट। तो क्या ऐसा पॉसिबल है E जीरो B जीरो में? हाँ, लेकिन मेरे से पूछे किस में पॉसिबल नहीं है। अगर E जीरो ना हो और B जीरो, E जीरो हो और B जीरो ना हो तो क्या हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड आप लोगों की तरफ है, उधर कोई वेलोसिटी दे दी तो QV क्रॉस B होता है, QV भी साइन थीटा। मैग्नेटिक फील्ड के होने पे भी मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स जीरो हो सकता है, मैग्नेटिक फील्ड के होने पे भी मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स जीरो हो सकता है व्हेन थीटा इज आइदर जीरो और 180, व्हेन थीटा इज आइदर जीरो और 180, है ना। तो QV भी साइन जीरो या QV भी साइन 180 तब भी फोर्स जीरो हो जाएगा और हेंस वेलोसिटी विल रिमेन कांस्टेंट। तीसरा ऑप्शन, E जीरो ना हो और B जीरो हो। अगर B जीरो तो B का फोर्स नहीं आ रहा है, पर बेटा अगर E नॉन जीरो है तो E का तो फोर्स आएगा ही आएगा। अगर E नॉन जीरो है तो E का तो फोर्स आएगा ही आएगा, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रह पाएगी। ऑप्शन 3 ही वो ऑप्शन है। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों नॉन जीरो हो तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और वेलोसिटी इधर को है ना, वेलोसिटी इधर
तो जो QE है वो इधर आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड नीचे, QV क्रॉस B इधर को आ जाएगा, QV क्रॉस B और QE कैंसिल हो जाएंगे, वहां से V आता था E बाय B, वहां से V क्या आता था E बाय B। तो बेटा अगर कह देंगे क्रॉस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड में, क्रॉस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड में अगर चार्ज पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है तो इसका मतलब क्या होता है, वेलोसिटी क्या होती है, E बाय B। बेटा QVB और QE को बराबर करते थे, QVB और QE को, क्रॉस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड का मतलब ये दोनों 90 पे, दोनों 90 पे है ना। क्रॉस्ड पोलराइजर्स का मतलब याद आ गया बेटा सारिका, या नहीं याद आया? आ गया, वेरी गुड। तो सारिका पुत्र यहां पर कह रहे हैं वेलोसिटी जो है वो 2 अल्फा dB है, अल्फा कह रहे हैं Q बाय M, अल्फा क्या है Q बाय M। तो बेटा अगर अल्फा Q बाय M है तो यहां से mv बाय QB की जो वैल्यू है, mv बाय QB विच इज रेडियस, Q बाय M को इन्होंने अल्फा का है, तो V बाय अल्फा B जो आ रहा है वो 2D आ रहा है, तो रेडियस जो है वो 2D है और मैग्नेटिक फील्ड 4D तक प्रेजेंट है, मैग्नेटिक फील्ड प्यारे बच्चों 4D तक प्रेजेंट है। अगर रेडियस 2D है तो ऐसे घूम के यहां से बाहर आ जाएगा, 2D के रेडियस में घूम के यहां से बाहर आ जाएगा, और अगर 2D का रेडियस में घूम के बाहर आ रहा है तो वापस इसी रीजन में आ रहा है। अगर वापस उसी रीजन में आ रहा है प्यारे बच्चों, मैं बस आपको इतना ही कहना चाह रहा हूं, तो इस टाइम 180 डिग्री घूम के आ रहा है। अगर यही रेडियस जो मेरे को गिवन होता, अगर ये 4D से ज्यादा होता, mv बाय QB की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 2D, बेटा Q बाय M को अल्फा कह रखा है, मैंने mv बाय QB रखा, फिर Q बाय M का नाम अल्फा रखा, इसकी वैल्यू क्वेश्चन में 2D दे रखी है। तो अगर बेटा रेडियस 2D है तो इसका मतलब इसी रीजन में वापस आना है, मतलब 180 डिग्री घूम के आना है। अगर 180 डिग्री घूम के आएगा बेटा, पूरा चक्कर घूमने में 2 पाई m बाय QB, आधा चक्कर घूमने में पाई m बाय QB, बोलो आया। नेक्स्ट, इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहे हैं 180 डिग्री से रोटेट किया है कॉइल को, इनिशियली इक्विलिब्रियम पोजीशन में था, है ना, और कौन सा इक्विलिब्रियम ये भी देना चाहिए था, है ना, ये नहीं दे रहे हैं। बेटा मैं बस आपको इतना याद दिलाना चाह रहा हूं, बेटा पोटेंशियल एनर्जी होती है माइनस एम डॉट बी, क्या होती है बेटा, माइनस एम डॉट बी, क्या होती है बेटा पोटेंशियल एनर्जी, माइनस एम डॉट बी होती है। और बेटा कई बार मैंने देख लिया आपके एफएसटीज में क्वेश्चन आ रहे हैं कि मतलब इनिशियल कंडीशन नहीं देते हैं, तो हम कौन सा लेते हैं इनिशियल कंडीशन, स्टेबल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम भी कई बार नहीं दिया था तो भी स्टेबल इक्विलिब्रियम से ही आंसर आया था। ये गलत बात, ऐसा नहीं होना चाहिए। पेपर में आपको दिया जाएगा कि इनिशियली द सिस्टम इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, है ना। और अगर नहीं देंगे तो बेस्ट पोजीशन वही है बेटा, कोई भी चीज कहां पर इक्विलिब्रियम में रहेगी, आराम से स्टेबल इक्विलिब्रियम में। तो अगर कोई भी कंडीशन नहीं दी है तो फिर हम मान लेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम, है ना। बेस्ट पोजीशन यही हो सकती है कि भाई अगर कोई चीज, मान लो एक कटोरा है ना, इस मान लो इस तरीके की शेप है बिल्कुल, अगर कोई गोली आराम से पड़ी हुई है तो ज्यादा चांसेस ये नहीं कि सबसे ऊपर वाले पॉइंट में, क्योंकि हल्की फुल्की हवा लगेगी तो वापस नीचे आ जाएगी, हाँ ना बोलो, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगी। कहां होगी, है ना, वैली में होगी, ना कि वो बिल्कुल टॉप पॉइंट पे, मैक्सिमा पे नहीं होगी। अरे कह दो, आ गया समझ में यार, है ना। तो प्यारे बच्चों बस मैं आपको इतना ही कहना चाह रहा हूं, मेरी बात सुने बहुत ध्यान से, कि अगर कंडीशन नहीं दी तो मैं क्या मानूंगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम। और बेटा दो कंडीशन में इक्विलिब्रियम आता है, भले मैग्नेट हो, भले डाइपोल हो, भले कॉइल हो। बेटा वहां पर टॉर्क होता था NIAB sin थीटा, वहां पर होता था M क्रॉस B, वहां पे P क्रॉस E। तो जब थीटा 0 होता है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, जब थीटा 180 होता है तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। थीटा 0 पे होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है। और जितना आप इक्विलिब्रियम पोजीशन से, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, डाइपोल इधर है, जितना आप इधर करेंगे वो पॉजिटिव चार्ज को पटक के फेंके, यहां से छोड़ोगे ना ऐसे मारेगा आके, और यहां से छोड़ोगे तो ढम करके मारेगा, मतलब यहां पर एनर्जी और ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा एनर्जी कहां होती है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में। कह दो आगे। तो बेटा मैक्सिमम एनर्जी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, मिनिमम एनर्जी स्टेबल इक्विलिब्रियम। जितना एंगल बढ़ता जाएगा उतनी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी, उतना आपको रोटेट करने में ताकत लगानी पड़ रही है, वो वापस लेके आना चाह रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है, डाइपोल को अपने डायरेक्शन में लेके आना चाहती है। मैग्नेटिक फील्ड करती है, मैग्नेटिक डाइपोल को अपने डायरेक्शन में लेके आना चाहती है। जितना आपको डायरेक्शन चेंज करना है, उतना आपको वर्क करना है, उतनी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। बोलो आया। तो प्यारे बच्चों बस मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, यहां पर कंडीशन क्या है, इनिशियल जो पोटेंशियल एनर्जी है वो माइनस mb cos 0 है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस mb cos 180, दैट इज mb हो गई। तो मैं ये कह सकता हूं जो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी है वो 2mb आया, और m क्या होता है, NIA, 2NIAB। कह दो आगे। मैग्नेटिक मूवमेंट होता था बेटा किसी करंट कैरिंग लूप का, NIA। क्या होता है बेटा, NIA, है ना। आप लोग स्पाइरल का मैग्नेटिक मूवमेंट कर लेने एक बार डिराइव, है ना, जाने से पहले। A इनर रेडियस है, B आउटर रेडियस, अगर n टर्न्स हैं, ठीक है। तो बेटा 2NIA, ये 2NIAB आ गया वर्क, ये क्या आ गया, वर्क आ गया 2NIAB। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, कोई खास बड़ी बात नहीं है, ठीक है। इसके बाद कह रहे हैं एक बार मैग्नेट ऑसिलेट कर रही है, उसके हमने मास को क्वाड्रपल कर दिया। अगर बार मैग्नेट ऑसिलेट कर रही है, अगर बार मैग्नेट ऑसिलेट कर रही है, उसके मास को क्वाड्रपल कर दिया, मास को क्वाड्रपल कर दिया, मास को 4 टाइम्स कर दिया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 4 टाइम्स हो जाएगा।
जितने भी टाइम पीरियड होते हैं ना बेटा 2 पाई अंडर रूट एम बाय के, 2 पाई अंडर रूट आई बाय एम जी डी, कुछ ऐसे ही आते थे, याद आ रही बात? तो आई अगर 4 टाइम्स हो गया तो टाइम पीरियड डबल हो जाएगा। सोच पाओगे? अगर मान लो सोचने में आपत्ति है तो मैं आपको मदद करूंगा। बेटा ये एक डाइपोल है, बहुत ही खूबसूरत डाइपोल है, बार मैग्नेट है ना। और मैंने क्या किया, इसको थीटा बहुत छोटे से रोटेट किया, एम बी थीटा ये आया, टॉर्क बराबर आई ओमेगा स्क्वायर थीटा, है ना। यहां से ओमेगा निकालेंगे और गुस्से में आके 2 पाई बाय टी के बराबर कर डालेंगे। यहां से टाइम पीरियड की प्यारे बच्चों वैल्यू आ गई 2 पाई अंडर रूट आई बाय एम बी। आई को 4 टाइम्स करने से टाइम पीरियड डबल हो जाएगा दोस्तों, कह दो आगे। नेक्स्ट, इसके बाद अगले क्वेश्चन पे प्यारे बच्चों मैं आ गया हूं। यहां पर कह रहे हैं बताइए कौन सा वो मटेरियल है जिसकी ससेप्टेबिलिटी नेगेटिव होती है और रिलेटिव परमेबिलिटी पॉजिटिव होती है। रिलेटिव परमेबिलिटी म्यू आर सबकी पॉजिटिव होती है, ससेप्टेबिलिटी नेगेटिव होती है डायामैग्नेटिक की। डायामैग्नेटिक की छोटा सा नेगेटिव नंबर होती है, पैरा का छोटा सा पॉजिटिव नंबर होती है, फेरो का बहुत बड़ा पॉजिटिव नंबर होती है। बेटा म्यू आर टाइम्स हो जाती थी फील्ड हो जाती थी म्यू आर टाइम्स। पैरा में थोड़ा सा मैग्नेटाइज होता था, फील्ड थोड़ी सी बढ़ती थी, 1 से 5% बढ़ती थी। और डाया में अपोजिट डायरेक्शन में लेंजेज लॉ की माला, जबकि अपोजिट डायरेक्शन मैग्नेटाइज हो जाता, फील्ड थोड़ी सी कम हो जाती थी, 1 से 5% से कम हो जाती थी। 0.95 टाइम्स तक फील्ड चली जाती है वहां पे। तो अगर म्यू आर 0.95 है तो म्यू आर को 1 + x लिखेंगे तो x क्या आएगा, कुछ -0.05 टाइप का। तो बेटा छोटा सा नेगेटिव नंबर आता है डाया के लिए, छोटा सा पॉजिटिव नंबर आता है म्यू आर। म्यू आर की वैल्यू होती है 1 से थोड़ी सी बड़ी पैरा के लिए, म्यू आर की वैल्यू होती है 1 से थोड़ी सी छोटी डाया के लिए, क्योंकि म्यू आर टाइम्स फील्ड कर रहे हैं, फील्ड थोड़ी सी कम हो जाएगी क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में फील्ड आ जाएगी। प्रसून बेटा नहीं समझ में आ रहा है, प्रसून आ रहा है। तो म्यू आर की वैल्यू 1 से थोड़ी सी कम हो जाएगी, एक जगह थोड़ी सी बढ़ जाएगी, है ना, 1 से थोड़ी सी ज्यादा होगी पैरा में, और फेरो में तो बहुत ज्यादा हो जाता है बेटा, याद आ गई बात। तो बेटा ससेप्टेबिलिटी नेगेटिव किसके लिए होती है, डायामैग्नेटिक के लिए। और परफेक्टली डायामैग्नेटिक उसको बोलते हैं जो फ्लक्स चेंज ही ना होने दे। परफेक्टली डायामैग्नेटिक मुकेश उसको बोलते हैं जो फ्लक्स को चेंज ही ना होने दे। बेटा मेरी बात सुनेंगे बहुत ध्यान से, ये मटेरियल है, रखा मैंने इसको मैग्नेटिक फील्ड में एक्सटर्नल, ये पैरा जो होता है वो थोड़ा सा मैग्नेटाइज हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड थोड़ी सी बढ़ जाती है, म्यू आर टाइम्स हो जाती है, 1 से थोड़ा सा बड़ा होता है। अपोजिट डायरेक्शन में थोड़ा सा मैग्नेटाइज होता है, फील्ड थोड़ी सी घट जाती है, तो म्यू आर टाइम्स होती है। थोड़ी सी घटने का मतलब क्या है, किससे मल्टीप्लाई करोगे थोड़ा सा कम आंसर है, 0.9 से, 0.8 से, 1 से छोटी चीज से मल्टीप्लाई करूंगा तभी तो वैल्यू घटेगी, ठीक है। तो म्यू आर की वैल्यू जो होती है 1 से बहुत थोड़ी सी छोटी होती है, 1 से हल्की सी छोटी होती है डाया के लिए, 1 से हल्की सी बड़ी होती है पैरा के लिए, फेरो के लिए बहुत बड़ी होती है। म्यू आर को 1 + x रखे, वहां से आ जाएगा ससेप्टेबिलिटी नेगेटिव होती है, छोटा सा नेगेटिव नंबर होती है डाया के लिए, छोटा सा पॉजिटिव होती है पैरा के लिए, फेरो के लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव नंबर होती है। बट परफेक्टली डायामैग्नेटिक मटेरियल कौन सा होता है, सुपर कंडक्टर्स। कौन सा होता है, -dφ/dt इज इक्वल टू ईएमएफ। ईएमएफ होता है आईआर, आर होता है 0 सुपर कंडक्टर के लिए, ईएमएफ 0, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स 0, फ्लक्स कांस्टेंट, फ्लक्स चेंज ही नहीं कर पाओगे, फ्लक्स चेंज ही नहीं कर पाओगे, कह दो आगे। इसका मतलब परफेक्टली डायमैग्नेटिक, इसका मतलब परफेक्टली डायमैग्नेटिक। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहे हैं दिलीप बेटा आएंगे, बेटा मदद करेंगे फटाफट से साथ में आके, है ना। यहां पर कह रहे हैं प्यारे बच्चों, प्लेन ऑफ स्ट्रिप इज एट एन एंगल 60 डिग्री टू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। बेटा प्लेन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 60 डिग्री पे है। बेटा प्लेन जो है ना, प्लेन से 60 डिग्री एंगल पे फील्ड है, तो एरिया वेक्टर से कितने एंगल पे हो जाएगी, 30 डिग्री पे। कह दो आगे यार, एरिया वेक्टर से एंगल नहीं दे रहा है, प्लेन से दे रहा है। और जबकि जो फ्लक्स लिखते हैं वो कहां से बेटा लेना होता है, एंगल BA cos थीटा में एरिया वेक्टर से लेना होता है। वेरी गुड। तो बेटा BA cos 30 ये हो जाएगा फ्लक्स, BA cos 30 हो जाएगा फ्लक्स। अब बेटा क्वेश्चन में दिया क्या है दोस्त, बेटा बताओ। यहां पर एरिया दिया है ना, cos 30 तो पता लग गया, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, फ्लक्स भी दिया है, एक अननोन तो होना ही चाहिए, नहीं तो बहुत तकलीफ हो जाती है ना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, यहां पर कह रहे हैं प्यारे बच्चों की ना, एक रॉड है 12 लेंथ की, इसको ना घुमा रहे हैं ऐसे, मान लो मैग्नेटिक फील्ड अंदर को है, तो V क्रॉस B किधर को आएगा, अगर ऐसे घूम रही है, V क्रॉस B किधर को आएगा, इधर को आएगा। यहां पर V क्रॉस B किधर को आएगा, इधर को आएगा। तो यहां पर एक बैटरी ऐसी बन जाएगी, यहां पर एक बैटरी ऐसी बन जाएगी, तो इसका पोटेंशियल ½ Bl² कम होगा, इसका इससे ½ कम होगा, तो इन दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ जाएगा, 0। क्या आ जाएगा, पहले भी ये क्वेश्चन कर चुके थे जहां तक मेरे को याद है। एक कह रहे हैं, अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं t = 0 पे करंट कितना आएगा, I1 की वैल्यू पूछिए। इंडक्टर से तो 0 करंट आएगा, 10/14 हो जाएगा करंट। कह दो आगे, 6 और 8 14।
बेटा इंडक्टर एट टी इक्वल टू जीरो इंडक्टर बिहेव्स एज इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, एट टी इक्वल टू जीरो इंडक्टर बिहेव्स एज इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। मेरे दोस्त समझ में आता जा रहा है? हाँ, अगला क्वेश्चन बेटा कह रहे हैं हमने स्टेप अप ट्रांसफार्मर है ना, 10 और 1 10:1 में रेशियो है बेटा सेकेंडरी और प्राइमरी टर्म में। तो कह रहे हैं बताओ अगर हमने लगाया 2 वोल्ट डीसी प्राइमरी में तो सेकेंडरी में आउटपुट क्या आएगा बेटा बताएं? 0 आएगा, क्योंकि बेटा ट्रांसफार्मर तो एसी के लिए ही डिजाइंड है, क्योंकि एसी होगा तो ही करंट चेंज होगा, तो ही मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, तो ही फ्लक्स चेंज होगा, और रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स से तभी ईएमएफ जनरेट होगा। अगर आपने प्राइमरी में, हेलो अनामिका वहां खड़ जा साइड में जाके, शाबाश गुड गर्ल। हाँ बेटा अगर आपने प्राइमरी में लगा दिया डीसी, अगर आपने लगा दिया डीसी तो करंट चेंज हो ही नहीं रहा है, तो फ्लक्स चेंज हो ही नहीं रहा है, तो बिना कांटेक्ट के ईएमएफ कैसे जनरेट होगा? वो तो करंट चेंज होगा तभी फ्लक्स चेंज होगा तभी ईएमएफ जनरेट होगा। नमंग बेटा समझ में आ रहा है? वेरी गुड, है ना? गुड। तो बेटा क्लियर हो रहा है नहीं क्लियर हो रहा है? अगला क्वेश्चन बेटा डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन किसको बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को। इलेक्ट्रिक फील्ड जिधर को होती है, इधर को इलेक्ट्रिक फील्ड है, इधर को मैग्नेटिक फील्ड है ना, और वेलोसिटी किधर को होती है? इधर को ई क्रॉस बी के डायरेक्शन वेलोसिटी आती है। कह रहे प्रोपगेशन वेक्टर का डायरेक्शन क्या होता है? ई क्रॉस बी, है ना, और डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन किधर को होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग। तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन इज अलोंग ई क्रॉस बी एंड डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन इज अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आ गया, है ना? तो बेटा अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहे हैं यहां पर रेजोनेंस है प्यारे बच्चों, रेजोनेंस है, तो बेटा एलसी के क्रॉस वोल्टेज 0 आएगी, V4 0, V1 और V2 में बराबर वोल्टेज आएगी बेटा, L के क्रॉस C के क्रॉस बराबर वोल्टेज आएगी, और V4 आएगा 0, है ना। ये मेंस का आया हुआ क्वेश्चन है पुराना, है ना। अब अगला क्वेश्चन यहां पर बेटा कह रहे हैं कि R दे रखा है 500, R दे रखा है प्यारे बच्चों 500 ओम, है ना, और आपको दे रखा है यहां पर XL हो जाएगा ओमेगा L, ओमेगा 0.5 है, और सॉरी ओमेगा 1000 है, L 0.5 है, तो ये चीज भी कितनी निकल के आ रही है बेटा? 500। R और XL दोनों बराबर हैं, cos phi होता है R by Z, cos phi क्या होता है? R by Z, Z होगा √R² प्लस XL स्क्वायर, वेयर XL एंड R आर इक्वल, तो ये मेरे को क्या मिल जाएगा बेटा? ये दोनों बराबर हैं, XL और R बराबर हैं, तो 1/√2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा? 1/√2 निकल के आ जाएगा, क्योंकि R² प्लस R² √2R, R कट जाएगा, 1/√2 विल बी द आंसर। करेक्ट, कह दो आगे। नेक्स्ट कह रहे हैं 60 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर इज चार्ज 200 वोल्ट, है ना, और उसको फिर हमने एक इंडक्टर से कनेक्ट कर दिया। एलसी ऑसिलेशंस होंगे, एलसी ऑसिलेशंस होंगे, और प्रदीप सर ने आपको बताया भी था कि अगर नीट में भी क्वेश्चन आया है ना, या मेंस में भी अगर क्वेश्चन आता है, तो मोस्ट लाइकली कंडीशन यही होती है कि कैपेसिटर का चार्ज दे देंगे और पूछ लेंगे व्हाट इज द मैक्सिमम करंट। तो बेटा करना क्या होता है, जो सारी की सारी एनर्जी कैपेसिटर के पास थी, जब वही सारी की सारी एनर्जी इंडक्टर के पास आ जाएगी, तो बेटा क्या हो जाएगा? मैक्सिमम करंट। और अगर मान लो वो कहते हैं इनिशियल चार्ज Q है या इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस V है, हाफ CV स्क्वायर से एनर्जी लिख लो, या हाफ Q स्क्वायर बाय C से लिख लो। चार्ज गिवन होगा तो हाफ Q स्क्वायर बाय C से एनर्जी लिखेंगे, अगर पोटेंशियल डिफरेंस गिवन होगा तो हाफ CV स्क्वायर से एनर्जी लिखेंगे। जो भी एनर्जी है, अगर कह दे मान लो जब चार्ज हाफ हो जाएगा, इनिशियल चार्ज का हाफ हो जाएगा, तो बताओ उस टाइम पे करंट क्या होगा? तो हाफ LI स्क्वायर के बराबर करके वहां से आई निकाल लेंगे। बेसिकली टोटल एनर्जी बराबर एल्स की ऑसिलेशंस हो रहे हैं, जैसे वहां पे स्प्रिंग मास का ऑसिलेशन होता है, कभी एनर्जी स्प्रिंग के पास, कभी एनर्जी मास के पास, कभी दोनों के पास मिला के, है ना। तो बेटा वहां पर टोटल मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहती थी, यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी है हाफ Q स्क्वायर बाय C, जो इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी और जो मैग्नेटिक फील्ड में है इंडक्टर में, वो टोटल मिला के कांस्टेंट रहती है। अगला क्वेश्चन बेटा अगर 3-4 मीडियम हो, अगर 3-4 मीडियम हो, ऐसे एक नहीं आगे बहुत सारे हो, तो बेटा μ1 sin θ1 बराबर μ2 sin θ2, μ2 sin θ2 बराबर μ3 sin θ3, μ1 sin θ1 इक्वल टू μ2 sin θ2, μ2 sin θ2 इक्वल टू μ3 sin θ3, या तो डायरेक्टली आप कह सकते हैं μ sin θ कांस्टेंट, μ sin θ कह दो आगे समझ में यार। तो 1 इंटू साइन 45, यहां पर एंगल दिया है 45, 1 इंटू साइन 45 बराबर √2 इंटू साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों? साइन थीटा आ जाएगा 1/√2 और √2 1/2, साइन थीटा हाफ, तो थीटा कितना आ गया प्यारे बच्चों? 30 डिग्री। कितना आ गया? 30 डिग्री। अगला क्वेश्चन, मैं थोड़ा सा सेटिस्फाइड तो नहीं हूं इस क्वेश्चन से, क्योंकि यहां पर म्यू की वैल्यू गिवन नहीं है ना। अब म्यू की वैल्यू गिवन नहीं है इसलिए थोड़ा सा मजा नहीं है, पर अगर पानी है और नहीं गिवन है तो मेरे को तो मन में आता 4/3, है ना, क्योंकि देते भी तो बेचारे 4/3। वैसे एक और वैल्यू होती है जो यूज करते कई बार TIR में 5/3, ताकि आंसर थोड़ा सा ढंग का आ जाए। पी लो आप भी। हाँ, तो प्यारे बच्चों देखो बात सुनेंगे बहुत ध्यान से।
यहां पर बेटा कह रहे हैं 2√7 डिस्टेंस पे सरफेस से नीचे बल्ब लगा दिया है और कह रहे हैं बल्ब विजिबल ना हो, बल्ब की लाइट विजिबल ना हो, तो बेटा कितने डायमीटर की, मिनिमम डायमीटर की डिस्क डालें, है ना। ये मैं आप लोगों को करा भी चुका था जेआर वालों को ये क्वेश्चन, हालांकि एमआर में भी हुआ होगा शायद, मेरे को जहां तक याद है हुआ है ना। वो प्रदीप सर तो वही के वही है, हर साल कराते हैं, हालांकि इस साल आप लेट आए तो इसलिए मेरे को थोड़ा सा शक हो जाता है। तो यहां पर थीटा सी तक, थीटा सी से तो लाइट निकल सकती, मान लो यहां बल्ब है तो बेटा ये अगर यहां पर इतने डायमीटर की, जो थीटा सी पे जो सर्कल बन रहा होगा पर उसको बोलते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस, तो बेटा जिस सर्कल से लाइट आनी, थीटा सी से लाइट बाहर आ सकती है, उसके बाद तो अगर गई तो अंदर ही चली जाएगी, बाहर आएगी। तो बल्ब खाली, बल्ब की रोशनी केवल यहीं से आ सकती है, आपको बस इतने डायमीटर की करनी है, वो लगा देनी, क्या बोलते हैं उसको, डिस्क, है ना, ओपेक डिस्क। याद होगा मैंने शायद कहानी यही सुनाई होगी, एक चोर था, है ना, छुप गया और, है ना, और गोबर की, कौन, अच्छा भारती थी, और गोबर की वो किसने परत लगाई, अच्छा गोबर तो इसी ने किया होगा फिर वहां जाके, चल मतलब इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है ना, ये सब काम भैंसों के ही होते हैं। तो बेटा देखिए मेरी बात सुने बहुत ध्यान से, है ना, और क्या गोबर तुम कैसे कर सकते हो, तुम तो गधे हो, तुम तो लड्डू फेंकोगे खाली। आइए बेटा मेरी बात सुने, हाँ आइए मन लगाते हैं, और निरंग के मुंह में पानी आता हो इसी बात पे। अरे लंच टाइम होने वाला इसलिए ऐसा कह रहा हूं। अब बेटा मेरी बात सुने ध्यान से, साइन थीटा सी होता है 1/μ, साइन थीटा सी होता है 1/μ, है ना, ये 1, ये म्यू, है ना, और ये हो जाएगा √μ² - 1, यहां से tan थीटा सी की वैल्यू आ जाएगी। थीटा सी से लाइट बाहर निकल जाती है, थीटा सी से लाइट बाहर निकल जाती है, tan थीटा सी हो जाएगा 1/√μ² - 1, और tan थीटा सी हो जाएगा r/h। क्या हो जाएगा बेटा, यहां से r की वैल्यू आप बहुत आराम से निकाल लेंगे, h/√μ² - 1, पर पूछा है वहां पे डायमीटर, r निकालने के बाद रुक ना जाए, डायमीटर के लिए डबल जरूर कर ले, है ना। और अगर तुमने अब नेस्ती फैलाई, सुस्ती फैलाई, तुमने उठा के फेंक दी, तुम्हारा तीनों पे डायरेक्टली वहां जाके गिरोगी, कोई इलाज ना कर पाएगा वहां की तुम्हारा। नेक्स्ट, अच्छा क्या मेरे को ये वैल्यू पुट करके करना चाहिए क्वेश्चन, ये बहुत मुश्किल वैल्यूज है, 4/3 का स्क्वायर, है ना। चलिए कोई दिक्कत की बात नहीं, मेरे को लग रहा है आप लोग कर पाएंगे शायद, है ना। अच्छा इसके बाद बेटा क्वेश्चन में कह रहे हैं, ये तो बेटा मेंस का भी आया क्वेश्चन है, ये आपके पेपर में भी आया क्वेश्चन है, पहले 2-3 बार आ चुका है ना, मतलब JR-MR दोनों ही बच्चे पहचानते हैं इस क्वेश्चन को, ये तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। बेटा म्यू दे रखा है cot a/2, म्यू क्या दे रखा है, cot a/2 को लिख सकते हैं cos a/2 अपॉन sin a/2, क्या देखा वो क्वेश्चन लग रहा है। और म्यू क्या हो जाता है, sin a + Δm/2 अपॉन sin a/2, sin a + Δm/2 अपॉन sin a/2, साइन की कर दो छुट्टी, साइन की कर दो छुट्टी, और cos को लिख दो sin 90 - a/2, sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, तो क्या ये बात मालूम है आप लोगों को, वेरी गुड, यू आर गुड बॉयज एंड गर्ल्स। तो a + Δm इज इक्वल्स टू 180 - a, यहां से बेटा आप Δm निकाल सकते हैं 180 - 2, बहुत ही भयानक कैलकुलेशन के साथ, है ना। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 25 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है, 50 सेंटीमीटर की इमेज बन रही है, रियल ऑब्जेक्ट और रियल इमेज बन रही है, रियल ऑब्जेक्ट और कैसी इमेज बन रही है, फोकल लेंथ कितनी की बने, 30, देखना 30 है ना बेटा, मैं आपको याद दिलाता हूं बेटा, ये फोकस है ना, और यहां ऑब्जेक्ट पड़ा है, इमेज जो है वो डबल साइज की बन रही है, कितने साइज की बन रही है, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं कितने साइज की बन रही है, हालांकि बेटा मैं आपको बस इतना कहना चाह रहा हूं, f/x1 होता था मैग्निफिकेशन, क्या ये बात याद आ रही है, याद आ रही बात। तो अब अगर मैग्निफिकेशन 2 है, डबल है, तो x1 क्या होगा, f/2, ये क्या होगा, क्या ये बात सोच सकते हो, नहीं सोच सकते, पक्का सोच सकते हो। तो इसका डिस्टेंस यहां से कितना हो गया, f + f/2, ये कितना हो गया, 30 + 30/2, 30 + 30/2 कितना हो जाएगा, 45, क्या हो जाएगा, अरे हाँ ना बोलो यार। और अगर ये डबल साइज है, अगर ये डबल है तो ये भी डबल होगा, तो ये 90 हो गया, तो बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 135। नहीं आया समझ में, आ गया नहीं आ गया यार, आ गया, वेरी गुड, है ना। हालांकि मतलब कैसे सोचा, कैसे कैसे जा सकता था, आप ऐसे भी कह सकते थे, अगर रियल ऑब्जेक्ट हो, अगर कॉन्वेक्स लेंस हो, ये x1 है, ये x2 है, अगर ऑब्जेक्ट फोकस के लेफ्ट में होता तो इमेज फोकस के राइट में होती है, और x1 x2 होता था f², और अगर ये f/2 है तो ये चीज 2f होगी, और ये f है तो ये क्या हो जाएगा, 3f, और हाँ 3f ही तो 90, f तो 30 है, वेरी गुड। नेक्स्ट
बढ़ू आगे, निकल गई। प्रवीण समझ में आया आपको? नहीं है बेटा हाथ उठा लेते हैं हल्का सा कि सर नहीं है। मैं शक्ल देख के कैसे पहचानूं निकल गई है? प्यारे बच्चों, कह रहे हैं एक खूबसूरत लेंस है, एक ऑब्जेक्ट है, रियल ऑब्जेक्ट, डबल साइज की इमेज बन रही है, ये क्वेश्चन में ये डबल है। इतनी बात समझ में आ गई दोस्त? ये फोकस है और बेटा मैग्निफिकेशन होता था f/x1, मैग्निफिकेशन चाहिए 2, डबल चाहिए। क्या चाहिए? हालांकि बेटा मैं कहूं तो मेरे को 2 नहीं -2 चाहिए, रियल इमेज है, इन्वर्टेड बनती है ना। लेकिन बेटा प्लस माइनस मेरे को खुद से ही सोचना होता, प्लस माइनस मेरे को, अगर रियल इमेज चाहिए तो फोकस के इस तरफ, अगर इमेजिनरी इमेज चाहिए, वर्चुअल इमेज चाहिए तो इस तरफ। तो x1 को क्या लेना पड़ेगा? f/2, तभी बेटा डबल आएगा, तो f/2। ये क्या है? f, तो f प्लस f/2 क्या हो जाएगा? 3f/2, दैट इज 45। और ये क्या हो जाएगा? 90 45 कितना आ जाएगा? 135। अरे दोस्तों कह दो आ गया यार, हाँ ना बोलो भाई, आ गया चरस पुत्र, आ गया। चरस इज अ गुड बॉय। नेक्स्ट, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है प्यारे बच्चों? क्वेश्चन नंबर 32 है कि कह रहे हैं एक रोमांटिक कॉम्बिनेशन बताना है, डिस्पर्जन नहीं आना चाहिए। याद दिला देता हूं बेटा, डेविएशन होता है μ-1a, डेविएशन क्या होता है? μ-1a, है ना। मीन डेविएशन μy-1a, है ना। और अगर आपको निकालना है डिस्पर्जन, एंगुलर डिस्पर्जन, तो बेटा एंगुलर डिस्पर्जन होता है वॉयलेट का डेविएशन माइनस रेड का डेविएशन, तो एंगुलर डिस्पर्जन हो जाएगा μv माइनस μra। क्या हो जाएगा बेटा? μv माइनस, क्या दो आ गया समझ में? ये आ गया एंगुलर डिस्पर्जन। ये क्या आ गया प्यारे बच्चों? एंगुलर डिस्पर्जन निकल के आ गया μv माइनस μra। एंगुलर डिस्पर्जन क्या निकल के आ गया? ये आ गया प्यारे बच्चों एंगुलर डिस्पर्जन, है ना। और इसको मैं कह सकता हूं, और एक होती है डिस्पर्सिव पावर, वो क्या होती है बेटा? μv माइनस μr अपॉन μy माइनस 1, ठीक है। तो यहां से बेटा जो थीटा आ जाएगा वो मैं कह सकता हूं ओमेगा इंटू डेल्टा। ओमेगा, इसको a से मल्टीप्लाई कर दो, मीन डेविएशन, ये एंगुलर डिस्पर्जन, तो एंगुलर डिस्पर्जन होता है ओमेगा डेल्टा। क्या होता है? तो अगर बेटा मेरे को एंगुलर डिस्पर्जन 0 चाहिए तो पहली बात तो ऐसे लिखना पड़ेगा, थीटा एक में क्या होता है? डेविएशन ऐड होते हैं जब सेम डायरेक्शन में वो होता है एपेक्स एंगल, और जब अपोजिट डायरेक्शन में होता है, एक का मुंह ऊपर होता है और एक का नीचे, तो बेटा क्या होता है? एक का डेविएशन इधर होगा और दूसरा, सब अपने बेस की तरफ करते हैं, सब अपने बेस की तरफ को बेटा वो डेविएट करते हैं। तो यहां पर डेविएशन 0 करना है तो भी यही, डिस्पर्जन 0 करना है तो भी कॉम्बिनेशन यही होता है। अब यहां पर टोटल डेविएशन अगर मेरे को 0 कर, टोटल डिस्पर्जन 0 करना है, एक रोमैटिक कॉम्बिनेशन का मतलब होता है डिस्पर्जन 0, तो ओमेगा डेल्टा प्लस ओमेगा डैश डेल्टा डैश इक्वल्स टू 0। ये एंगुलर डिस्पर्जन मैंने 0 कर दी। क्या दो आ गया? हाँ ना बोलो। ये आपके अभी मेंस में भी क्वेश्चन आया था अभी फरवरी मार्च में, है ना, जहां पर क्या था? एंगुलर डिस्पर्जन 0 करके मीन डेविएशन निकालना था आपको, अगर याद हो तो। ओमेगा डेल्टा इक्वल्स टू ओमेगा डैश डेल्टा डैश, क्योंकि मेरे को पता है अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, यहां से a नेगेटिव आ जाए उससे क्या फायदा होगा? याद आ गई बात? वहां पर भी ओमेगा गिवन थे 0.02 और 0.03। हाँ बेटा, बेटा खड़े बेटा, फटाफट शाबाश, इधर है। वहां पे वो उसकी जगह खाली हुई ना बेटा, जैसे ही ना वो लोअर एक्साइटेड स्टेट खाली होती है तो मतलब आपको उधर शिफ्ट कर लेना था, फोटोन एमिट ना करें तो ज्यादा अच्छा है साथियों के लिए। जाए वहां जाके खड़े, शाबाश, यूर अ गुड गर्ल, है ना। तो ओमेगा डेल्टा प्लस ओमेगा डैश डेल्टा डैश इक्वल टू 0। 33 नंबर का क्वेश्चन जो है बेटा, 33 नंबर का जो क्वेश्चन है मैं आपको याद दिलाया था बेटा, मैग्नीफाइंग पावर प्रदीप सर ने 2 टर्म्स बताते थे, एक होता था नॉर्मल एडजस्टमेंट और एक होता था नियर पॉइंट। नॉर्मल में होता है L/FO into D/FE, L/FO into D/FE, L/FO into D/FE, L/FO into D/FE। क्या तो दोस्तों समझ में आ गया? कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। इसी की बात पे पानी की बोतल लेके आएंगे, शाबाश, बहुत ही शानदार तरीके से कमलेश जाते हुए, है ना। तो प्यारे बच्चों देखो, सुनेंगे मेरी बात कान से। हाँ, मैं जस्ट बता रहा हूं आपको, बायो रिवाइज कराता रहता हूं साथ में। हाँ अच्छा बेटा, बात सुने ध्यान से अब। हाँ हेलो, तुम खड़े जाओ। चरस, लो, कल चिढ़ाया इसको MI भी, तो आज भाई फेयर एंड लवली लगा के आ गया। हाँ
चरस बेटा सब ठीक ठाक है? चरस इज अ गुड बॉय, बेटा बैठे। यार नाराज तो नहीं होते यार? हाय। अच्छा देखो बेटा, बात बहुत ध्यान सुने। अब देखो बेटा क्या कह रहे हैं, बेटा यहां पर कह रहे हैं एक ऑब्जेक्टिव लेंस और एक आईपीस है, एक ऑब्जेक्टिव लेंस और एक आईपीस है ना। ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये आईपीस से गलत बन गया, ये बड़ा होता है ये छोटा होता है, कोई क्या फर्क पड़ता है ना। एफओ एफई है ना। ये पहले एक ऑब्जेक्ट है छोटा सा, इसको देखा बड़ा हो गया, फिर इसकी इमेज फिर से बनी और बड़ी हो गई। क्या तो आगे समझ में? तो और अल्फा होता था जब डायरेक्टली आंखों के सामने रखते थे 25 सेंटीमीटर पे, तो जो एंगल बनता था उसको अल्फा बोलते थे, है ना। अल्फा आ जाता है h बाई डी और बीटा आ जाता है h डैश बाई यूई, बीटा आ जाता है h डैश बाई यूई, है ना। और बीटा बाई अल्फा को हम बोलते हैं मैग्नीफाइंग पावर, जो कि क्या आ जाती है h डैश बाई h इंटू डी बाई यूई, h डैश बाई h इंटू डी बाई यूई। ये क्या हो गया? ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस इनटू डी बाय यूई। बेटा देखो वैसे तो मेरे को जहां तक मेरे को समझ में आता है, एनसीईआरटी में भी बेटा आपको दिया है केवल नॉर्मल एडजस्टमेंट, आज तक के क्वेश्चन में आया भी केवल नॉर्मल एडजस्टमेंट है, तो नॉर्मल एडजस्टमेंट पे ही आना चाहिए। पर नियर पॉइंट एडजस्टमेंट में इन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया है। मैंने आपको बताया था कि नियर पॉइंट में बस आपको इतना याद रख लो कि जो मैग्नीफाइंग पावर आती है वो कुछ ज्यादा आती है। अगर पास करके देख रहे हो तो आंख भी दर्द हो रही है, तो कुछ तो फायदा होना चाहिए, मैग्नीफाइंग पावर ज्यादा होगी, तभी तो करके देख रहे हो, तभी तो करके देख रहे हो। तो बेटा ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस, ये h है, ये h डैश है, तो बेटा इसको कैसे लिख सकते हैं? FO माइनस VO बाय FO। और अगर नॉर्मल एडजस्टमेंट है तो बेटा आंख के नॉर्मल रेज जाएंगी, आंख के नॉर्मल जाएंगी मतलब पैरेलल जाएंगी, मतलब इमेज एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट एट फोकस, तो ये हो जाएगा FE। और FO माइनस VO क्या हो जाएगा? ये फोकस है, FO माइनस VO, इसका मान लो फोकल लेंथ यहां पे है, FO यहां पे, तो FO माइनस VO ये क्या हो जाएगी? इसको क्या बोलते हैं बेटा? ट्यूब लेंथ। क्या बोलते हैं? क्या ये बात याद आ गई? FO माइनस VO इसको बोल देते हैं ट्यूब लेंथ, लेंथ ऑफ ट्यूब। हाँ मैं जानता हूं ये नेगेटिव आ रही है, FO माइनस VO नेगेटिव आ रहा है, पर मेरे को तो खाली मैग्नीट्यूड चाहिए, तो L बाई FO इंटू डी बाई FE, L बाई FO इंटू डी बाई FE, L बाई FO इंटू डी बाई L बाई FO इंटू डी बाई FE। तो बेटा मेरी बात सुने बहुत ध्यान से, जनरल फॉर्मूला ये है ना। 99% श्योर यही हूं कि बेटा आपको ये नहीं करना पड़ेगा कि इमेजेस फॉर्म्ड एट डी। नियर पॉइंट एडजस्टमेंट का मतलब था इमेज एट डी, नियर पॉइंट एडजस्टमेंट मतलब इमेज एट डी, तो यूई क्या होता था? FED अपॉन FE प्लस डी। उसके लिए बेटा पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर विच इमेज इज एट डी, FED अपॉन FE प्लस डी। अब कितने दिन पहले रिवाइज कराया बेटा? अब आप थोड़े दिन ना वहां पे ऑफिस में थे ना यार, आप वहां नया काम सीख रहे थे, पीछे से रिवाइज हो गया था यार। यूई हो गया FED अपॉन FE प्लस डी, है ना। तो ये आता था FED अपॉन FE प्लस डी, FED अपॉन, हेलो पेपर क्यों लेके यार तुम यार? तो यूई आ गया FED अपॉन FE प्लस डी। तो बेटा वैसे मैं आपको बस इतना कह रहा हूं, सोचो अगर नियर पॉइंट एडजस्टमेंट हो तो ये FED अपॉन FE प्लस डी हो जाएगा, अभी डी बाई FE है। और अगर मैं इस क्वांटिटी को देखूं तो ये क्वांटिटी क्या बन जाएगी? FED अपॉन FE प्लस डी, FED अपॉन, तो डी कट जाएगा, 1 प्लस डी बाई FE। क्या ये क्वांटिटी आपको दिख रही है? ज्यादा आ रही है? तो मैं आपको सिंपल कह रहा हूं, आप इस क्वेश्चन में भी मेरी बात मान के L बाई FO इंटू डी बाई FE निकाल लेते हैं। L क्या गिवन है? लेंथ ऑफ ट्यूब का गिवन है, क्वेश्चन नंबर तो बोल दो, 20। L बाई FO क्या है? अच्छा FO FE मिला के 1 इंटू 2 और L बाई FO इंटू डी 25, तो ये क्या जाएगा? 20 इंटू, सही लिख रहा हूं क्या है? क्या 10 है? 20 को 10 लिखो, L बाई FO, L क्या दे रखा है? L सही लिखा था, FO क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर बोल दो, मैं अपने आप देख लूंगा। और D 25 और FE तो सही तो लिखा है, हाँ कोई बात नहीं है ना। तो ये क्या आ गया? 250। ये क्या आ गया? बस अब इससे थोड़ा सा ज्यादा आंसर चाहिए, इसके थोड़ा सा ज्यादा चाहिए। क्या तो आ गया समझ में? हाँ ना बोलो। नेक्स्ट
34 में बेटा क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं एक की विड्थ दूसरे से ज्यादा है, उसके कारण एक का एम्पलीट्यूड जो आ रहा है वो दूसरे से डबल आ रहा है, तो एक का ए एक का 2a, तो मैं कह सकता हूं YDSC में कंडीशन ये दे रहे हैं कि एक के कारण इंटेंसिटी आई आएगी और दूसरे के कारण 4 आई, क्योंकि एम्पलीट्यूड डबल का मतलब होता है इंटेंसिटी जो होती है इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। अब बेटा जहां पर फेज डिफरेंस 5 है वहां पर बतानी मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या रखी, IM है। मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या होती है, √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर। मैक्सिमम क्या होती है, √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर। Imax √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर। तो Imax √I1 प्लस √I2 3 का स्क्वायर 9I, तो I क्या आ जाएगा, IM/9। अब रिजल्टेंट इंटेंसिटी I रिजल्टेंट I1 I जो IM/9 है प्लस I2 4IM/9, I की वैल्यू IM/9, I1 प्लस I2 प्लस 2√I1 I2 IM/9 4IM/9 cos phi, वेरी गुड, शानदार। IM/9 4IM/9 यहां पे आ गया और यहां पर भी 4IM/9 कॉमन। 1 प्लस cos phi को क्या लिख सकते हैं, जरा जल्दी से बता दो, 2 cos square phi by 2। बहुत ही शानदार तरीके से हम आंसर तक पहुंचते हुए, बहुत बढ़िया। तो IM/9 और 8IM/9 cos square phi by 2। इसी के साथ फोर्थ ऑप्शन सही है, कुछ गुदे करके हैं, कुछ गुदे क्या करके हैं, गलत करके हैं। वैसे तो मैं आपको एक बात बताऊं, गलती हो गई मेरे से यार, एक लाइन में हो सकता था सॉल्व। मैक्सिमम इंटेंसिटी तो IM ही आएगी, फाई इक्वल टू 0 पे 9 आना चाहिए ना, वो IM आना चाहिए ना। अच्छा सब चारों में आ जा रही है, ओ सॉरी, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो क्या हो गया। हाँ मेरे को लगा शायद डायरेक्टली हो जाए, चलिए कोई बात नहीं। अच्छा बेटा डिफ्रैक्शन में बेटा क्या होता था, पहला मिनिमा, ये बड़ा अच्छा बताती है सृष्टि, इसका नाम ही खाली खराब है। हाँ सृष्टि बताओ जरा, पहला मिनिमा कहां था, a sin थीटा इक्वल टू लैम्डा पे, a sin थीटा इक्वल टू लैम्डा। पहला मिनिमा आता a sin थीटा इक्वल टू लैम्डा, दूसरा था a sin थीटा इक्वल टू 2 लैम्डा, nth मिनिमा आता a sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा, और nth मैक्सिमा आता a sin थीटा इक्वल टू n प्लस हाफ लैम्डा, है ना। डिफ्रैक्शन में प्लस आता था और इंटरफेरेंस में माइनस आता था। इंटरफेरेंस में होता था पाथ डिफरेंस n लैम्डा मैक्सिमा के लिए और मिनिमा के लिए n माइनस हाफ लैम्डा। nth मैक्सिमा वहां पे आता था n लैम्डा डी बाई डी पे, और nth मिनिमा आता था n माइनस हाफ लैम्डा डी बाई डी पे, n माइनस हाफ लैम्डा। अब यहां पर बेटा कह रहे हैं कि स्लिट विड्थ है 5 सेंटीमीटर, बहुत बड़ी स्लिट विड्थ है भाई, बहुत शानदार। 5 sin थीटा, है ना, और कह रहे हैं कि वेवलेंथ दे रखी है, अच्छा नहीं, पहला मिनिमा आ रहा है 30 डिग्री पे, तो 5 sin 30 इक्वल टू लैम्डा, तो लैम्डा पूछा 2.5। लल्लू क्वेश्चन है, कैसा क्वेश्चन है। इसके बाद ना क्रॉस्ड पोलराइजर, लेकिन कुछ लोगों को ना क्रॉस्ड पोलराइजर का मतलब नहीं पता होता है ना, और फिर कह रहे हैं इसको एक को 45 से घुमा दी, इसको 45 से। अब यहां पर से लाइट आ रही, कौन सी आ रही पता नहीं, तो कौन सी आ रही पता नहीं, तो अनपोलराइज्ड आ रही है ना, देना चाहिए था, कोई बात नहीं, है ना। ये करने आए थे तुम क्लास में, बता दे सबको क्या कर रहे थे। टी शर्ट में हाथ डाल के और वो गलत जगह खुजली आई, देखिए। नहीं ये टैलेंट है, इसमें हंसने की बात नहीं। क्लास में बैठ के सबसे आगे और उसके बाद हाथ को सूंघना। हाँ हेलो, मन लगाएं। अब बेटा देखो क्या कह रहे हैं, मेरी बात सुनो। हेलो तुम खड़े जाओ, और सब ठीक ठाक है शिवा, बैठे बैठे बैठे। तो ये 45 से घुमा दिया, ये 45 से घुमा दिया। अब बेटा देखो ये ऐसे है और ये 45 से घुमा हुआ है ना, तो यहां पे अगर I नॉट आएगी तो यहां पे I नॉट बाई 2, और यहां पे क्या जाएगी इंटू कॉस स्क्वायर 45, इंटू कॉस स्क्वायर 45 दैट इज I नॉट बाई 4। ओ 25% आएगी इंटेंसिटी, कितनी परसेंट आएगी, 25%। वेरी गुड, शानदार तरीके से आगे बढ़ते हुए। अगला क्वेश्चन, ये देखो मेंस के पेपर में भी आया था, इन्होंने भी उठा के डाल दिया है ना, लेकिन बेटा ये बहुत टाइम पहले प्रिंट हो चुके हैं, यहां पर आए हुए भी 10 दिन हो गए, ऐसा नहीं कि मेंस के बाद डाला गया ये क्वेश्चन, है ना। यहां पर कह रहे जब लैम्डा था तो स्टॉपिंग पोटेंशियल V था hc बाय लैम्डा। वैसे हालांकि मैं एक्सपेक्ट करता हूं आपके पेपर में भी शायद ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। हेलो 3 जमहूरियों,
एच सी बाई लेमडा माइनस फाइव इक्वल टू ईवीएस और स्टॉपिंग पोटेंशियल वी है। जब हमने वेवलेंथ कर दी 4 लेमडा, एच सी बाय 4 लेमडा माइनस 5 बराबर ई वी बाय 6। अब बेटा कुछ नहीं करना है, बहुत शानदार तरीके से फाइव निकालना है ना। इसको 6 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दें, तो 6 से मल्टीप्लाई करो 3 बाई 2 एच सी बाय लेमडा माइनस एच सी बाय 3 बाई 2 एच सी, मतलब एच सी बाय 2 लेमडा आ जाएगा, और यहां पे प्लस 5 आ जाएगा शायद, अगर मैं सही कह रहा हूं तो, इक्वल टू 0 है ना। अब फाइव की वैल्यू क्या आ गई, एच सी बाय 10 लेमडा, और एच सी बाय लेमडा नॉट से कंपेयर कर लीजिए, लेमडा नॉट ये आ गया 10 लेमडा, क्या दो आगे। हालांकि जब पेपर में आया था तो मैंने कैलकुलेशन ऐसी नहीं करी थी, है ना। मैंने ऐसा इसलिए इधर किया क्योंकि मैं इधर ऐसे ही करता हूं, है ना, थोड़ा सा फर्क रहता है ना दोनों बैच में, हल्का हल्का। द एनर्जी दैट शुड बी एडेड टू एन इलेक्ट्रॉन टू रिड्यूस इट, बेटा कह रहे हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ को हाफ करना है 10 की पावर माइनस 10 से 0.5 इंटू 10 की पावर माइनस 10 करना है। डी ब्रोगली वेवलेंथ को हाफ करना है, वेलोसिटी को डबल करना है। लेमडा होता है h बाय mv, लेमडा होता है h बाय 2 लेमडा है। वो एक्चुअली सब दूसरा बनना चाहते हैं, है ना। तो बेटा मेरी बात सुनिए ध्यान से, तो बेटा मेरी बात सुनिए, देवेंद्र पुत्र, लेमडा h बाय mv, तो वेलोसिटी का डबल हो जाएगी, तो ही डी ब्रोगली वेवलेंथ हाफ होगी। वेलोसिटी डबल, काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स, तो कितनी एनर्जी ऐड करनी है 3 टाइम्स, पर जल्दीबाजी में बच्चे क्या कर देते 4 टाइम्स। तो ऐड कितनी करनी है, क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, है ना। ये देखो इसने भी गलत किया, कल जिसका पेपर हाथ में था उसने भी गलत किया था, है ना। नेक्स्ट कह रहे हैं 4 से 5th ऑर्बिट में जा रहा है, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम होता है nh बाई 2 पाई, तो पहले 4h बाई 2 पाई था, बाद में 5h बाई 2 पाई। चेंज कितना आया h बाई 2 पाई, बोलो आया। इसके बाद कह रहे वो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का ग्राफ कैसा आता था, ऐसा 56 पे मैक्सिमम, है ना। अब देखो रफली तो ऐसे ही बना देते हैं, तो ये 56 होता है, 56 पे मैक्सिमम होती है ना। जो किसमें दिखाई, खाली एक में, जो किसमें दिखाई खाली, तो बस उसको टिक कर देंगे खटाक से। कैसे कह रहे हैं, हाफ लाइफ ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस 20 मिनट्स। कह रहे टाइम बिटवीन 20% डिके एंड 80% डिके। मैं आपको बताऊं ये भी क्वेश्चन आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेम टाइप का क्वेश्चन आपके पेपर में आ चुका है इसी शिफ्ट में, मतलब इसी जुलाई शिफ्ट में, है ना। हालांकि इस जुलाई शिफ्ट का नाम क्या है, अप्रैल शिफ्ट। जुलाई में हो रहा है, अप्रैल शिफ्ट। देख रहे हो कमाल कोविड-19 का। आइए देखिए 20% डिके हो गया तो मतलब 80% बचा, 80% डिके हो गया तो 20% बचा, तो 1/4 होने का टाइम, 2 हाफ लाइफ, क्या जाएगा 40 मिनट्स, क्या जाएगा। ओम्स लॉ किसके लिए ट्रू होता है, मेटल्स के लिए। किसके लिए ट्रू होता है, सेमीकंडक्टर्स के लिए नहीं होता भाई। तो बेटा यहां पर एनपीएन और डायोड वॉल्व के लिए क्या हो जाएगा, गलत। अरे हाँ ना बोलो यार, किसके लिए सही रहेगा, कॉलम ऑफ मरकरी, मरकरी मेटल मालूम है ना। तो किसके लिए होल ट्रू नहीं होता है, 1 और 3, बोथ 1 and 3। वेरी गुड। अब कह रहे हैं अगला क्वेश्चन 43। ये क्वेश्चन भी मैं कहूंगा अच्छा क्वेश्चन था, अगर किसी ने अच्छे से पढ़ा नहीं तो इस क्वेश्चन को अगर आप ढंग से पढ़ लेंगे, पता नहीं ये क्वेश्चन पढ़ते हुए ना, मतलब ऐसा जो 2-3 बच्चों ने मेरे साथ बाहर डिस्कस किया था, वो ये था, बच्चों ने पहले से मान ली कि एक्स पी है ना, और वाई एन है। पहले से ही मान ली कि पी एन जंक्शन डायोड है ना। तो कब ये फॉरवर्ड बायस्ड है, ऐसे सोच रहे कि अगर एक्स पी है ना, वाई एन है, ऐसे क्वेश्चन पढ़े बगैर सोच रहे ऑप्शन को कि अगर एक्स पी है और वाई एन है तो जंक्शन फॉरवर्ड बायस है, और एक्स एन है और वाई पी है तो ये रिवर्स बायस है। तो उनको 1 और 4 दोनों सही दिखने लग जा रहे थे। अब मेरी बात समझ रहे हैं कि बच्चे कैसे पढ़ रहे थे क्वेश्चन को। बेटा यही गलती है ना यार, और मैं आपको तो होशियार बच्चों की बता रहा हूं, मैं कमजोर बच्चों की बात नहीं कर रहा कि हमने गलत पढ़ लिया या किसी ने गलत, कोई भी गलत पढ़ सकता है। अगर आप क्वेश्चन को पहले से, अब प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पहले हम कर चुके होंगे तो फिर मन में क्या आने लगता है, हम डायरेक्टली ऑप्शन पे क्लिक कर जाते हैं। ऐसे नहीं कर रहे, ये गड़बड़ हो गई। हम क्वेश्चन को पढ़ लें। अ सेमीकंडक्टर एज एक्स इज मेड बाय डोपिंग जर्मेनियम विद आर्सेनिक। यहां पर क्वेश्चन में दे रखा है कि एक्स जो है वो एन टाइप है, आर्सेनिक, नपास सब्बी। अभी मेरे को मिले थे आशीष सर बाहर, बोले नपास सब्बी। मैंने कहा क्या कह रहे, नपास सब्बी। मैंने कहा क्या कह रहे हो, कह रहे मैं 5th ग्रुप बता रहा हूं मैं। अरे नाना पार्टिकल ऐसे सभी जैसे भी वो बोलते हैं, मेरे को पता नहीं है ना। और फिर तो बेटा इसका मतलब क्या हो गया, ये एक्स है ये वाई है, तो एक्स में क्या डाला है, एएस, एक्स में क्या डाला है, आर्सेनिक। तो बेटा ये क्या हो गया, पेंटावेलेंट डोपिंग। कौन सी डोपिंग करिए, पेंटावेलेंट, एन टाइप सेमीकंडक्टर। ये क्वेश्चन में दे रखा था एन टाइप है, उस कह रहे हैं। और वाई में डोपिंग करी किसकी, इंडियम की। फिर मैंने पूछा, फिर वो मैंने पूछा क्या कह रहे हो भाई, कह रहे बलगेंटल, वो बैंगन आलू गोभी जो भी एंड थैला, ऐसे कुछ बोलते होंगे ना।
तो बेसिकली मैं बस आपको ये कह रहा हूं, बलगेंटल मालूम है ना आप लोगों को यार, है ना भाई। मेरे को इससे कोई मतलब नहीं कि कौन क्या कहता है, मेरे को मतलब है कि ये थर्ड ग्रुप का है, दैट इज पी टाइप डोपिंग हो रही है, ये बन गया पी टाइप। अब ये जो जंक्शन है किसमें है, पी को एन से जोड़ा है, ये रिवर्स बायस में, किसमें है। ये क्वेश्चन 44 थोड़ा सा गलत बना दिया गया गलती से, है ना, ये थोड़ा सा इसमें वैल्यूज अच्छी नहीं डाली गई हैं। जिसने बनाया है उसको फॉर्मूले सारे मालूम नहीं थे सेमीकंडक्टर के, कॉन्सेप्ट की मैं बात नहीं कर रहा हूं। बीटा होता है डेल्टा आईसी बाय डेल्टा आईबी, पर बेटा आईसी बाय आईबी और डेल्टा आईसी बाय डेल्टा आईबी कोई भी दोनों की दोनों बातें बिल्कुल सही होती हैं, लेकिन आंसर दोनों से अलग अलग आ रहे थे, इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। तो डेल्टा आईसी, हालांकि अगर मैं कहूंगा कि कौन सा यूज होता है ज्यादा, तो डेल्टा आईसी बाय डेल्टा आईबी यूज होता है। क्वेश्चंस में आज तक जो नीट के आया है, डेल्टा आईसी गिवन होता है, डेल्टा आईबी डायरेक्टली गिवन होता है। नीट के क्वेश्चंस में आज तक जो क्वेश्चंस आए हैं उसमें चेंज इन करंट डायरेक्टली गिवन होते हैं, है ना। तो आइए देखिए, अब डेल्टा आईसी क्या हो जाएगा, यहां पे 5 से 10 हो रहा है, 5 से आउटपुट करंट कलेक्टर, याद है कलेक्टर को हमेशा ऊपर बिठाते हैं, कलेक्टर बड़ा आदमी, कलेक्टर खोपड़े पे बैठता है, कहां बैठता है ना बेटा। बीटा हो या अल्फा हो, दोनों में आईसी ऊपर आता है, दोनों में आईसी ऊपर आता है, इसमें आईई आता है, इसमें आई, क्योंकि बीटा बी, अल्फा वोवल, वोवल ए ई आई ओ यू। वेरी गुड, कितने सिंपल कॉन्सेप्ट्स है ना। डेल्टा आईसी क्या हो जाएगा बेटा, कोई तो मदद कर दो। डेल्टा आईसी क्या हो जाएगा, 5 मिली एंपियर, 5 × 10⁻³ बहुत शानदार तरीके से लिख दिया। डेल्टा आईबी 50 माइक्रो एंपियर, 50 × 10⁻⁶, बहुत शानदार तरीके से काटे करेंगे अब हम लोग। थाए थाए 1000 आएगा, थाए 100। अगला, इसके बाद पूछा गया है ये कौन सा लॉजिक गेट है, ये एंड है, और है, नैंड है, अच्छा नहीं, ये नहीं, मतलब इसका आउटपुट पूछा गया। क्या पूछा गया, ऑप्शन दूसरे पेज में थे, देखो ऑप्शन देखे भी यार, क्वेश्चन को खाली प्रिडिक्ट कर रहा था मैं, मतलब 45 क्वेश्चन थोड़ी ना रट के आता हूं क्लास में, है ना। आइए इसी बात पे यहां पे हम ये फिगर को ड्रॉ करेंगे, बहुत ही शानदार खूबसूरत फिगर बना लेते हैं। प्रदीप सर देखिए, आप दूर दूर से लोग आते हैं ये ड्राइंग देखने के लिए। नहीं, अगर आप इसको मजाक समझ रहे हैं बेटा, हेलो नीरंग बेटा कहां की रहने वाली बताओ जरा, कहां की बेटा, ऊंचा बोलो ना। असम, असम से आइए, कड़ूस में बैठे हम लोग, ऐसे ऐसे गांव में लोग आए तमाशा देखने। हाँ बेटा इधर देखो, हेलो चरस तुम भी खड़े जाओ, चरस तुम खड़े जाओ फटाफट से। ये और गेट है, ओ सॉरी नॉर है, नॉर है। देखो मैंने और नॉट को अलग कर दी ताकि नॉर बन जाए, है ना। अब बेटा प्लीज बात सुन, है ना। चलिए मस्ती हो गई अपनी जगह, है ना, काम की बात करते हैं। यहां से बी आया, यहां बन गया बी बार, यहां से ए आया, ए बी बार, बहुत शानदार तरीके से आया। अब बेटा यहां तो मल्टीप्लाई होता है, यहां पे ए बार, अब इन दोनों का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, और में क्या होता है, ऐड हो जाता है, ए बार प्लस ए बी बार, वेरी गुड। अब नॉट है, नॉट में क्या हो जाएगा, इसका भी बार, प्लस का बार, डॉट होता है, तो ए बार बार हो जाएगा ए डॉट, ए बी बार का बार। अब डॉट का बार प्लस होता है, ए बार प्लस बी इंटू ए बार क्या होता है, 0 प्लस ए बी। अरे ये तो एंड गेट है, ये तो एंड है भाई, एंड है, तो इसका मतलब दोनों बनोगे तो ही बनाएगा। इनिशियली दोनों बनते, इनपुट ए इनपुट बी, देखिए ध्यान से ऐसे बना रखे, ये इनपुट ए है, ये इनपुट बी है, इनिशियली दोनों बनते तो आउटपुट इनिशियली बनाएगा, फिर 0 फिर 0 फिर 0, 3 बार लगातार 0 और फिर 1, पहले 1 फिर 3 बार 0 और फिर 1, पहले 1 फिर 3 बार 0, फर्स्ट ऑप्शन। अब देखो आप ऑप्शन को पढ़ना सीख लो यार, हेलो देखो देखो प्यारे बच्चों, बेटा यहां पे 1 1 है, पहले में देखो आप लोग अपने पेपर में देखें, पहले 1 1 है, फिर 1 0 है ना, ये भी 0, फिर ये 1 हो गया लेकिन ये 0 है,
फिर ये 1 हो गया लेकिन ये 0, फिर दोनों 1। जब दोनों 1 होंगे एंड में तभी 1 आता है। और दोनों 1 कब है? पहले और फिर 3 डंडी के बाद। अरे कह दो आ गया, 3 डॉटेड लाइंस के बाद। अरे कह दो आ गया। हेलो दादी पुत्र डीपी समझ में आ गया? नमस्ते।